दक्ष विशाखा से मयूर भवन की जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन विशाखा ने इसके लिए मना कर दिया और फिर दक्ष ने भी उससे जिद नहीं की। हालांकि विशाखा दक्ष से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ चीजें इतनी सरल नहीं होती जितनी वो दिखती हैं। विशाखा ने आगे कहा, मैं सम्राट सोमगुप्त के महल के नाम से बने योद्धा समूह के संरक्षक हूं। यदि मैं चाहूं तो समूह को आदेश दे सकती हूं। दक्ष, यदि तुम पुनः अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रयास करते हो तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। विशाखा की वर्तमान शारीरिक क्षमता से दक्ष काफी प्रभावित हुआ, इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। विशाखा जिस सम्राट सोमगुप्त महल की संरक्षक थी, उस योद्धा समूह से सम्राट सोमगुप्त के बहुत सारे समर्थक अलग हो गए थे। दोनों के बीच सामंजस्यता की कमी थी, साथ ही दोनों के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता था। यहां तक कि यदि उन्हें फिर से एकजुट करने का प्रयास भी किया गया तो भी आपसी टकराव की स्थिति बनी ही रहेगी। उनके बीच कोई ऐसा भी योद्धा हो सकता था जो कि विद्रोह कर सकता था। ऐसे में अपने साम्राज्य की फिर से स्थापना और एकजुटता के लिए अपनी ताकत बढ़ाना दक्ष के लिए बेहद आवश्यक था। दक्ष खुद शक्तिशाली होता तो उसके लिए सारी चीजें सहज हो जाती। दक्ष ने विशाखा से यह नहीं पूछा कि क्या उसकी वजह से उसकी पहचान उजागर हुई थी। उसका मानना था कि विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसके लिए परेशानी खड़ी हो। दक्ष ने अनुमान लगाया कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उसे ढूंढने के लिए इस तरह की तरकीब अपना सकता है। दक्ष ने कहा, हरिवंश मुझ तक पहुंचने के लिए ऐसी गंदी साजिश रच रहा है। वो शायद मेरी पहचान के बारे में जानता नहीं है। वो केवल दिखावा और नौटंकी कर रहा है ताकि वो मुझ तक आसानी से पहुंच सके। हरिवंश का युद्ध अनुभव काफी लंबा था। वो अपनी जीत सुनिश्चित करवाने के लिए अक्सर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता था। वहीं दक्ष को गहरे चिंतन में डूबा हुआ देख विशाखा ने पूछा, दक्ष, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम इस समय क्या सोच रहे हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। दक्ष ने खुद के और हरिवंश के बीच के मुकाबले के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। वो यदि हरिवंश की गंदी साजिश के बारे में विशाखा को बता देता तो विशाखा एक ही झटके में उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन दक्ष को किसी पर निर्भर रहना कतई पसंद नहीं था। वो खुद के सामने आई हर मुश्किल का खुद ही हल करना चाहता था। इसके बाद दक्ष समाधि क्षेत्र में ही रुका रहा। यहां वो अपनी मां की समाधि की सुरक्षा करने के साथ साथ अपनी युद्ध क्षमता को बेहतर करने के लिए अभ्यास करता रहा। दिव्य रक्त की कई बूंदों के सेवन के बाद वो सफलतापूर्वक 5वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल की युद्ध क्षमता को बेहतर करने में कामयाब रहा। कुछ दिनों के बाद फणीश्वर खबर लेकर आया, सम्राट सोमगुप्त महल के समर्थक योद्धा समूहों के बीच टकराव है। केंद्रीय सत्ता की सेना इस मौके का फायदा उठाकर उस सेना को पूरी तरह से खत्म करने पर जुटी हुई है। मध्य क्षेत्र के दर्जनों योद्धा समूह सम्राट सोमगुप्त के साम्राज्य को एकजुट करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन योद्धा समूहों के बीच आपसी एकजुटता की कमी थी, जिसकी वजह से उनका संघर्ष किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सका। उन योद्धा समूह में मयूर आवास सबसे बड़ा था। फणीश्वर ने जो सूचना दी थी वो सामान्य नहीं थी। इसे सुनकर विशाखा ने लौटने की योजना बनाई। क्या तुम मेरे साथ वापस जाओगे? संघर्ष को निपटाने के बाद मैं तुम्हें शीर्ष पद दिलाऊंगी। नहीं। मध्य साम्राज्य क्षेत्र के समर्थक योद्धा समूहों के बीच अराजकता की स्थिति बन चुकी है और केंद्रीय सत्ता की सेना पहले ही इकट्ठा हो चुकी है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मुझे संदेह है कि इसका महारानी चिनाई से कुछ न कुछ लेना देना है। शायद केंद्रीय सत्ता मध्य क्षेत्र के साम्राज्य को पूरी तरह से मिटाने की योजना बना रही है। क्या दक्ष के लिए आपके साथ वापस जाना खतरों से भरा नहीं होगा? गुलजीत की बातें तार्किक थी। विशाखा उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर विशाखा ने कहा, मैं सम्राट के समर्थकों के बीच जो विवाद है उसे निपटाने के बाद तुम्हें ढूंढ लूंगी। दक्ष ने सोचा कि यह भी अजीब है, लेकिन वो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि विशाखा को जल्द से जल्द सम्राट सोमगुप्त के समर्थकों के बीच के आंतरिक विवाद को निपटाना जरूरी है। मयूर आवास के लोग अभी भी मध्य क्षेत्र में थे। दक्ष ने कहा कि विशाखा 800 वर्षों में नहीं बदली थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो अब मासूम बच्ची नहीं थी और न केवल दक्ष की चचेरी बहन थी, वो एक बड़ी और शक्तिशाली योद्धा बन चुकी थी। विशाखा जाने के लिए तैयार हुई। दक्ष ने कहा, सावधान रहना। यदि तुम चिनाई को देखती हो तो उससे सीधे टकराव से बचना ही बेहतर होगा। एक दिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उसके महल में जाऊंगा, तब उसे हर चीज का भुगतान करना होगा। विशाखा के जाने के कुछ ही दिन बाद खरगोश
और दासी साधिका खाने की सामग्री लाने के लिए समाधि क्षेत्र के बाहर निकले थे, जहां उन्हें चौंकाने वाली सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद दक्ष और गुलजीत अधिक देर तक समाधि क्षेत्र में नहीं रहे। सूचना यह थी कि झुंझुनू से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगलों से आच्छादित सुंदरवन से खबर आई थी कि वहां रोजाना भूकंप आ रहे हैं, कई इलाकों में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। वहां के जानवरों ने सुंदरवन छोड़ दिया था। कई योद्धा जो कि सुंदरवन में मौजूद औषधियों की खोज कर रहे थे, वो सब भी सुंदरवन छोड़कर भाग चुके थे। सुंदरवन में हो रहे घटनाक्रम सामान्य नहीं थे। कई लोगों का मानना था कि इन घटनाओं के पीछे मानव जाति का हाथ है। ऐसी अफवाह थी कि इन घटनाओं के बाद जमीन के नीचे दबे रत्न बाहर निकल जाएंगे। वो रत्न बेशकीमती थे, जिसे इकट्ठा कर कोई भी धनी बन सकता था। सैन्य परिसर के पुस्तकालय में दक्ष ने पढ़ा था कि सुंदरवन में कई तरह की दिव्य औषधि भी मिलती है। उन्हीं में से एक औषधि का नाम था सितोपलादी। इस औषधि का उपयोग थकान दूर करने के लिए किया जाता था। एक अर्ध ब्रह्मांड मंडल का योद्धा इस औषधि का सेवन कर कई दशकों तक अभ्यास कर सकता था। इसके सेवन से योद्धा के अभ्यास की गति भी तेज हो जाती थी। उसकी खूबियां और दुर्लभता की वजह से यह बेशकीमती औषधि बन चुकी थी। यहां तक कि कई राज्यों के सेना नायक भी इस औषधि को ढूंढने के लिए बड़े सैन्य दल को सुंदरवन भेजते थे। हालांकि सुंदरवन की तरह ही झुंझुनू के आसपास कई तरह के दुर्लभ युद्ध सामग्री और औषधियों से संपन्न संसार थे। सुंदरवन की ख्याति उन सभी में सबसे अधिक थी। सूचनाएं फैलने के बाद सभी योद्धा उत्साहित महसूस कर रहे थे। वो सभी एक बार सुंदरवन जाना चाहते थे। जिन योद्धाओं को सुंदरवन में हो रही घटनाओं का पहले से पता था, उन सभी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी का ऐसा अनुमान था कि सुंदरवन में भयंकर लड़ाई संभावित है। ऐसे में सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अमर पिशाच समुदाय और दीप समुदाय ने अपनी सभी शक्तिशाली योद्धाओं को सुंदरवन भेजा था। अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग और अर्ध ब्रह्मांड मंडल के बाहरी योद्धाओं की रैंकिंग के योद्धा भी सुंदरवन की यात्रा पर निकल पड़े थे। सुंदरवन में एक राक्षस था जिसका नाम गजराज था। अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग में उसका स्थान तीसरा था। सुंदरवन की ओर बड़ी संख्या में कूच कर रहे योद्धाओं को गजराज निगल गया। उनमें से कई शक्तिशाली योद्धा भी थे। उसने घोषणा कर रखी थी कि सुंदरवन की संपदा पर केवल और केवल सुंदरवन के जीवों का अधिकार है। ऐसे में जो कोई बाहरी यदि सुंदरवन में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। गजराज भले ही ब्रह्मांड मंडल का योद्धा नहीं था, लेकिन उसकी क्षमता अद्वितीय थी। उम्र बढ़ने के बाद वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय शक्ति संपन्न योद्धा बनने की क्षमता रखता था। उस दिन कुन नामक राज्य के राजकुमार, जो कि अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग में छठे स्थान पर थे, उन्होंने घोषणा की पानी में रहने वाले जानवर भी खजाना लूटने के लिए सुंदरवन जाएंगे। पानी में रहने वाले जानवर एकजुट होकर मानव जाति से लड़ेंगे, जिससे किसी भी मानव को खजाने को लूटने का मौका नहीं मिलेगा। पानी में रहने वाले जानवरों की समझ वाकई उच्च स्तरीय थी। यदि वो एकजुट होकर मानव जाति के खिलाफ लड़ते तो मानव जाति की हार सुनिश्चित थी। हालांकि महारानी चिनाई की वजह से शायद ही वो मनुष्यों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पाते, क्योंकि महारानी चिनाई की शक्ति इतनी उच्च स्तरीय थी। यदि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती तो एक ही पल में पानी में रहने वाले जीवों को खत्म कर सकती थी। एक सच ये भी था कि मानव जाति कभी भी संसाधनों को लूटने में किसी जानवर से पीछे नहीं हो सकती थी। समाधि क्षेत्र छोड़ने के बाद दक्ष ने सुंदरवन के बारे में कई तरह का संदेशा पाया। गजराज राक्षस बहुत अभिमानी है, उससे निपटने के लिए अकेले रंगनाथ ही पर्याप्त क्षमता रखते हैं, एक योद्धा ने कहा। कई मानव योद्धा इस समय गुस्से में थे, क्योंकि राक्षस ने मानव जाति को चुनौती दी थी। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कई योद्धा जल्द से जल्द युद्ध की घोषणा करना चाहते थे। दूसरे ने कहा, रंगनाथ शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग में शीर्ष 10 में केवल 3 मानव योद्धा हैं, अन्य जानवर और राक्षस हैं। यदि युद्ध हुआ तो हमारे योद्धाओं को बहुत क्षति पहुंचेगी। तो क्या हम उनसे डर कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? कुन राज्य के राजकुमार की धमकियों ने मानव जाति के योद्धाओं को और उत्तेजित कर दिया था। इन धमकियों को सुनने के बाद पहले के मुकाबले और अधिक संख्या में योद्धा सुंदरवन कूच करने को तैयार हो गए। इन बातों की जानकारी दक्ष और गुलजीत को मिल चुकी थी। गुलजीत ने कहा, सुंदरवन में निश्चित रूप से भयानक खून खराबा होने वाला है। यदि युवा योद्धाओं को क्षति पहुंचती है और गजराज राक्षस का प्रण पूरा होता है तो मानव जाति के लिए यह सबसे बड़ी आपदा होगी। दक्ष ने कहा,
मानव जाति के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। यदि मानव योद्धा संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो हम जानवरों से पीछे पड़ जाएंगे और उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। दासी साधिका गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कहा, हमें क्या करना चाहिए? दक्ष ने कहा, महारानी चिनाई ने दुनिया के सभी इलाकों में वेदी का निर्माण कराने की योजना बनाई थी। सुंदरवन में भी एक वेदी होनी चाहिए। यदि मानव जाति के योद्धाओं पर जानवर हावी होते हैं तो वो उस वेदी में छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। गुलजीत की आंखें चमक रही थी। उसने दक्ष से पूछा, तुम्हारी आगे की क्या योजना है? क्या हमें सुंदरवन जाना चाहिए? निस्संदेह हम वहां जाएंगे। दक्ष ने अपनी पलकें झपकाई और सहजता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही फैसला कर लिया था। सुंदरवन विभिन्न प्रकार के संसाधनों से संपन्न था। वहां पर आई अराजकता मानव जाति के लिए किसी मौके से कम नहीं थी। जो कोई भी इस मौके को चूक जाएगा तो उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। भले ही यह मौका खतरों से भरा हुआ था, लेकिन प्रत्येक योद्धा इस जोखिम को उठाने को तैयार था। सुंदरवन जाने के लिए एक विशालकाय पहाड़ी को चढ़कर पार करना था और फिर एक विशालकाय समुद्र को पार करना। ऐसे में यात्रा सुलभ नहीं थी। झुंझुनों में कुछ गुप्त सुरंग भी बनी थी जो कि सीधे सुंदरवन की ओर जाती थी। इन सुरंगों के बारे में कुछ प्रतिष्ठित परिवार और कुछ वरिष्ठ योद्धाओं को ही मालूम था। तो हम सुंदरवन के लिए कब निकल रहे हैं? गुलजीत ने पूछा। दक्ष ने कहा, अभी। दक्ष नृत्यशाला नहीं लौटा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी गुलजीत का साथ होना। यदि गुलजीत को पता चल जाता कि दक्ष नृत्यशाला जाता है तो उसे गलतफहमी हो सकती थी और दक्ष के बारे में उसकी राय और धारणा अलग हो सकती थी, जिसे दक्ष कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। दक्ष कभी नहीं चाहता था कि उसके आचरण और उसके व्यवहार के बारे में गुलजीत के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। दक्ष अपने भेष में सुंदरवन नहीं जा सकता था, इसलिए उसने रक्त समुदाय के युवा प्रतिनिधि अरुण भगत का भेष धारण कर लिया और ट्रेनर कैलाश द्वारा मिले मुखौटे को गुलजीत को दे दिया। गुलजीत की पहचान असामान्य थी। वो न केवल 9 वारिसों में से एक थी बल्कि दक्ष की मंगेतर भी थी, इसलिए उसकी पहचान उजागर ना हो यही सबसे बेहतर था। दक्ष और गुलजीत सुंदरवन जाने को तैयार हो चुके थे, लेकिन दक्ष अपने भेष में वहां नहीं जा सकता था, इसलिए उसने रक्त समुदाय के युवा प्रतिनिधि अरुण भगत का भेष धारण कर लिया और गुलजीत को ट्रेनर कैलाश से मिला मुखौटा दे दिया। गुलजीत ने भी मुखौटा पहन लिया। मुखौटा पहनने के बाद भी गुलजीत काफी सुंदर दिख रही थी। वहीं सुंदरवन जाने के लिए दक्ष को पहाड़ी और समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर मध्य क्षेत्र से निकलने के बाद उसने सबसे पहले काले बिल्ले का पता लगाया। चंद्रवंशी राक्षसी समुदाय के योद्धाओं के बीच वो बुरी तरह से फंस चुका था। हालांकि दक्ष काले बिल्ले की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। दक्ष ने आध्यात्मिक संकेतों के माध्यम से काले बिल्ले को संकेत भेजा। कुछ ही देर बाद महिला दुष्ट आत्मा ने दक्ष के पास पहुंचकर दक्ष से कहा, सर्वेश ने तुम्हें 2 चीजें सौंपने को कहा था, उनमें से एक ये काला बिल्ला है। महिला दुष्ट आत्मा ने अपने हाथ से काले बिल्ले को दक्ष की ओर उछाल दिया। महिला दुष्ट आत्मा का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। काला बिल्ला जमीन पर फुटबॉल की तरह लुढ़क गया। इससे उसे गुस्सा भी आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूं, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम इस तरह से मेरे साथ पेश आओ। काले बिल्ले की बातें सुनकर महिला दुष्ट आत्मा मुस्कुरा रही थी। काले बिल्ले ने कहा, पेंटिंग के अंदर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काला बिल्ला लुढ़क कर दक्ष के पैरों के पास पहुंच गया था। वो उठा और गुस्से से महिला दुष्ट आत्मा को देखने लगा। काले बिल्ले के उग्र रूप को देखकर दक्ष ने उसे शांत करवाया और फिर महिला दुष्ट आत्मा से पूछा, दूसरी चीज क्या है जिसे वरिष्ठ योद्धा सर्वेश ने मुझे देने को कहा? इसके बाद महिला दुष्ट आत्मा ने लाल रंग का एक कवच उसे दे दिया। दक्ष ने उस धातु के कवच में आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल उससे धुंध निकलने लगी। दक्ष की आंखों के सामने 10 भ्रामक छाया दिखने लगी। उन भ्रामक छाया को देखकर दक्ष को असहजता महसूस हुई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दक्ष के चेहरे में आए बदलाव को देखकर गुलजीत ने सोचा कि महिला दुष्ट आत्मा ने दक्ष को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए उसने महिला दुष्ट आत्मा पर आक्रमण करने को अपनी तलवार निकाल ली। रुको!
तभी दक्ष ने गुलजीत की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष उस कवच को गंभीरता से देख रहा था। उसने पूछा, ये क्या है? महिला दुष्ट आत्मा ने गुलजीत को गौर से देखा और कहा, 1000 हथियारों में शामिल कवच है। दक्ष के चेहरे पर हैरानी का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, क्या? सच में? कुछ समय पहले ही संपूर्णानंद ने इसी कवच का इस्तेमाल सर्वेश के साथ हुई लड़ाई के दौरान किया था। हालांकि उसने सर्वेश की ताकत को कम तरह आंका था। वो सर्वेश की हत्या करने में विफल रहा था और उल्टे उसे खुद की जान गंवानी पड़ी। इसी विशिष्ट कवच की वजह से सर्वेश ने दक्ष से चंद्रहास तलवार मांगी थी। सर्वेश यदि उस तलवार का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। महिला दुष्ट आत्मा ने कहा, सर्वेश ने इस कवच की मरम्मत कराने के लिए कहा है। साथ ही यह भी बताया है कि इस कवच का इस्तेमाल करने के लिए मानव योद्धाओं को नकारात्मक शक्तियों का विरोध करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, अन्यथा इस हथियार के उपयोगकर्ता के लिए यह घातक हो सकता है। दक्ष ने अपनी उंगलियां उस कवच के ऊपर फेरते हुए अभी कुछ देर पहले के अनुभवों को याद किया। उसने महिला दुष्ट आत्मा की बात को दोहराते हुए कहा, सच कहा, इस हथियार का उपयोग करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। पूरा मामला समझने के बाद गुलजीत के मन में महिला दुष्ट आत्मा के प्रति जो धारणा बनी थी वो खत्म हो गई। महिला दुष्ट आत्मा ने कहा, कुछ मानव योद्धाओं की इच्छा शक्ति काफी दृढ़ होती है। आप उन्हीं मानव योद्धाओं में से एक हैं, इसलिए वरिष्ठ योद्धा सर्वेश ने आपको उपहार स्वरूप यह कवच दिया है। क्या वरिष्ठ योद्धा सर्वेश ने और कुछ कहा था? दक्ष ने पूछा। क्योंकि सर्वेश दूसरी बार दक्ष से मिल रहा था, ऐसे में इतना बहुमूल्य कवच किसी को उपहार में देना हैरान करने वाली बात थी। किसी भी योद्धा के लिए ऐसे कवच किसी खजाने से कम नहीं होते थे। ऐसे में दक्ष के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो गए। महिला दुष्ट आत्मा ने कहा, उन्होंने कहा था कि इस कवच ने लाखों लोगों के खून को अवशोषित कर लिया है। वो चाहते हैं कि इसको पहनने के बाद मानव योद्धाओं की कम से कम क्षति हो। जाहिर सी बात थी कि सर्वेश सुंदरवन में हो रही लड़ाई के बारे में कह रही थी। दक्ष को अनुमान था कि सुंदरवन में होने वाली लड़ाई में कुछ वरिष्ठ योद्धाओं की जान जा सकती है। दक्ष ने गंभीर लहजे में अपना सर हिलाया और कहा, समझ गया। दक्ष ने उस कवच को अपने शरीर में धारण कर लिया और उसमें आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट कर दी। कवच का रंग बदल गया और धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा। कुछ ही देर में कवच ने दक्ष के समुचे शरीर को ढक लिया था। कवच ने 10 ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं के रक्त को अवशोषित किया था, इसीलिए उनकी रक्षात्मक शक्ति और आक्रमण की शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। दक्ष एक ही मुक्के से अर्ध ब्रह्मांड मंडल के एक साधारण योद्धा को मार सकता था। दक्ष मुस्कुराया और मन ही मन सर्वेश को याद किया और तय किया कि सुंदर उपहार का बदला भविष्य में वो अवश्य ही चुकता करेगा। वहीं महिला दुष्ट आत्मा ने एक बार फिर से पेंटिंग के अंदर प्रवेश किया और अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी। दूसरी तरफ काले बिल्ले ने जैसे ही खबर सुनी कि सुंदरवन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसकी आंखें फैल गई। हालांकि कोई नहीं बता सकता था कि काले बिल्ले के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है या वो क्या सोच रहा है। दक्ष काले बिल्ले को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि दक्ष के पास एक काले रंग का बिल्ला है, ये बात कई लोग जानते थे। जो लोग दक्ष से पहले मिल चुके थे उनके सामने दक्ष को अपनी पहचान छिपानी मुश्किल हो सकती थी। दक्ष ने काले बिल्ले को पेंटिंग में जाने को कहा, लेकिन काले बिल्ले ने मना कर दिया। उसने अपना रंग बदल लिया और वो काले की जगह पर सफेद रंग का बिल्ला दिखने लगा। उसने कहा, अपुन ने अपना रूप बदल लिया है, अपुन को अब कोई नहीं पहचान पाएगा। यह देखकर दक्ष हैरान था। इससे पहले दक्ष को यह मालूम नहीं था कि काला बिल्ला अपना रंग बदल सकता है। दक्ष ने कहा, यदि तुम किसी इंसान के भेष में आ सकते हो तो यह हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। गुरु, बिल्ला दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रजाति है। उसके मन में कोई छल प्रपंच नहीं रहता है, जबकि इंसान के मन में केवल क्रोध, लोभ, पाप और घृणा होती है। मैं इंसानों के जैसा हीन प्राणी क्यों बनूं? काले बिल्ले ने अपने गोल गोल चेहरे को घुमाया। उसके चेहरे पर अभिमान साफ झलक रहा था। दक्ष ने काले बिल्ले के सर पर हाथ फेरा और कहा, इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं है कि तुम एक स्त्री हो या पुरुष। दक्ष की बातें सुनकर काला बिल्ला नाराज हो गया। उसने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया और यह देखकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो केवल तुम्हारी पहचान के बारे में पूछा, तुम इतने नाराज क्यों हो गए? यह अपन का व्यक्तिगत मामला है, बेहतर होगा कि इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए।
काले बिल्ले ने गुस्से से दक्ष को देखा। उसके भाव को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। दक्ष आखिरकार रुक गया। वो अपना समय बर्बाद ना करते हुए सुहासिनी सेना के शिविर के पास पहुंच गया था। वहां दक्ष ने देखा कि हर दिशा से रथ पर सवार योद्धा सुंदरवन की ओर जा रहे थे। निश्चित रूप से सुंदरवन के खजाने को पाने की ललक झुंझुनों के योद्धाओं को नए संकट में डालने वाली थी। सुहासिनी सेना के शिविर के पास लोगों की भारी भीड़ थी। वो सभी समुद्र को पार करने के लिए नाव के लिए टोकन लेने को खड़े थे। दक्ष और उनके साथियों के आगमन ने कई योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। बेशक उनमें से ज्यादातर की नजर गुलजीत और दासी साधिका पर थी। साधिका खूबसूरत और आकर्षक थी। उसके अलावा गुलजीत ने भले ही अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था, लेकिन उसकी शारीरिक संरचना बेहद ही आकर्षक थी। वहां मौजूद ज्यादातर योद्धा गुलजीत और दासी साधिका को देखकर उन्हें पाने के सपने संजोने लगे। दक्ष ने जब देखा कि ज्यादातर योद्धाओं की नजरें दोनों युवतियों पर है और लोगों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो वो सोचने लगा, खूबसूरती वाकई खतरनाक होती है। दक्ष मुस्कुरा रहा था। उसने रवीना और सुरभि को पेंटिंग से बाहर निकाल सुंदरवन में संसाधनों की खोज करने के लिए उनके इस्तेमाल की योजना बनाई, क्योंकि वो दोनों बेहद ही खूबसूरत थी। ऐसे में अन्य योद्धाओं को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर दक्ष आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता था। दक्ष ने फैसला किया कि सुंदरवन पहुंचकर उन दोनों को पेंटिंग से बाहर निकालेगा। गुलजीत ने दक्ष को गौर से देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महिलाओं के साथ चलना सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात भी। दक्ष ने हंसते हुए कहा, अगर मैं अपनी पत्नी की सुंदरता के कारण मुसीबत में पड़ गया तो क्या मुझे इस पर गर्व नहीं करना चाहिए? दक्ष ने अपनी बातों से बता दिया कि वो गुलजीत के लिए हर मुसीबत का सामना करने को तैयार है। यह सुनकर गुलजीत का चेहरा खिल गया। दक्ष जैसे व्यक्ति को मंगेतर बनाने के लिए गुलजीत ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कहा। दासी साधिका ने गुलजीत की बात सुनी, लेकिन उसने दक्ष और गुलजीत के बीच के प्रेम का अनुभव नहीं किया। उसने सोचा कि दोनों के बीच केवल शारीरिक आकर्षण है। दासी साधिका गुलजीत को देखकर मुस्कुराने लगी। गुलजीत ने पूछा, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? साधिका ने कहा, राजकुमारी, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो? गुलजीत ने कहा, करती हूं, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? दासी साधिका ने अपना सर झुका लिया और कहा, माफ करें राजकुमारी, मैंने केवल जिज्ञासावश बातें पूछी थी। दक्ष ने गुलजीत को शांत रहने का इशारा किया। सुहासिनी सेना के शिविर के बाहर खड़े योद्धाओं की भीड़ की निगाहें अब भी गुलजीत और दासी साधिका पर थी। युवा योद्धाओं के मन में दोनों के प्रति वासना भरी हुई थी। यदि वो जानते कि उनके सामने खड़ा योद्धा दक्ष है और दोनों युवतियों में से एक युवती केंद्रीय सत्ता के 9 वारिसों में से एक गुलजीत है, तो शायद ही कोई योद्धा उसकी तरफ देखने की हिम्मत करता। हालांकि सामान्य योद्धा तो देखकर ही रह गए, लेकिन कुछ शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले योद्धाओं ने गुलजीत और दासी साधिका में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उनमें से एक लंबा योद्धा दक्ष के साथियों के पास चला आया और उसने गुलजीत को गौर से देखा और हंसते हुए कहा, सुंदरवन की ओर जाने वाली 13वीं नाव के सारे टोकन बिक चुके हैं। यदि तुम सुंदरवन जाना चाहती हो तो तुम्हें अगली नाव की प्रतीक्षा करनी होगी। गुलजीत ने गंभीर लहजे में पूछा, अगली नाव कब आएगी? कम से कम 2 दिनों का समय लग जाएगा। उस योद्धा ने गुलजीत को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात बदल दी, मैं सुहासिनी सेना का 10वां सेनापति वेणुगोपाल हूं। नाम तो सुना ही होगा। इस यात्रा के लिए कुछ टोकन का जुगत करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुलजीत ने वास्तव में आज तक वेणुगोपाल का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसे टोकन चाहिए था। इसीलिए उसने कहा, सेनापति वेणुगोपाल, आपके टोकन की कीमत क्या है? कीमत? वेणुगोपाल ने शालीनता से अपना सर हिलाया और गुलजीत को 2 टोकन देते हुए कहा, इन 2 टोकन की कीमत भले ही कितनी ही क्यों ना हो, मैं 2 सुंदरियों को उपहार स्वरूप दे रहा हूं। मैं खुद भी सुंदरवन जा रहा हूं। क्या मैं तुम दोनों के साथ जा सकता हूं? गुलजीत ने टोकन स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसकी निगाहें दक्ष की ओर टिक गई। शायद वो उसकी राय पूछ रही हो, लेकिन दक्ष शांत रहकर वेणुगोपाल की मंशा जानना चाहता था। वेणुगोपाल ने 2 टोकन देकर अपने साथ 2 सुंदरियों को ले जाने की कोशिश की, ताकि उसके साथी योद्धाओं को उससे ईर्ष्या हो और वो खुद की शेख ही बघार सके। हालांकि वेणुगोपाल की पहचान सुहासिनी सेना के सेनापति और 9वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के रूप में थी। वो एक स्थापित योद्धा था।
उसके साथ जाने का मतलब था किसी ताकतवर शख्सियत की सुरक्षा मिल जाना। अब क्या दक्ष टोकन स्वीकार करने की अनुमति देगा?